जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम एमपीटीटी वर्ग 3 का ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिनांक 5 मार्च 2022 को 2 सितंबर हुआ था। आप सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यह क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पीवी ने इसका आंसर विकल्प ए माना है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, जबकि यही क्वेश्चन सीटेट में 2 से 3 बार पूछा गया है और सीटेट में इसका जो सही आंसर है वह माना है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। और मेरे हिसाब से विकल्प डी ही होना चाहिए, लेकिन जो पीवी है इसने इसका आंसर विकल्प ए सही माना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। बताएं आप लोग क्या नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉइंट देखने हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं? जो शिक्षण के विरुद्ध होते हैं, जैसे रटने पर बल देना, मारपीट देना करना, या फिर बच्चों को धमका कर रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। तो ये याद करना क्या है? ये हमारे एनसीईआरटी के विरुद्ध है, तो ये पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो यही अपना राइट आंसर होगा विकल्प सी। क्लियर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके आप इसे आपके साथियों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी हमारी इस क्लास को देख सकें। निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। देखिए जो संज्ञानात्मक संप्रति है इसके 6 स्तर होते हैं, जिसमें से न्यूनतम स्तर कौन सा होता है तो बताइएगा। न्यूनतम स्तर इसका ज्ञान है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका उच्चतम स्तर क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो हमारी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, इसमें जो बच्चे हैं वह अलग अलग संस्कृति के होंगे। तो ऐसे में शिक्षक को क्या है, उन्हें परस्पर अवसर देने चाहिए बातचीत करने का, ताकि वह एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो सकें। ठीक है। तो विकल्प सी में देखिए कहा गया है परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे को हिंदी आती है, दूसरे को मराठी आती है, तो जब दोनों क्या है आपस में बातचीत करेंगे तो वह एक दूसरे की भाषा से परिचित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए भाषा शिक्षण के लिए सबसे अच्छा है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। इससे क्या है, जो भाषा विकास है वह है बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारे वाइगोत्स्की महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि जो सीखना है इसको उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में यह पॉइंट जरूर देखना, सही है या कि सही नहीं है। अक्सर आप लोग क्या है जल्दबाजी में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो और आंसर आप गलत दे देते हो। तो देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है भैया, ये तो सही कथन है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भाषा शिक्षण है इसमें केवल भाषाई शुद्धता पर बल दिया जाए, एक कथन सही नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर होगा विकल्प बी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो व्यापक का अभिप्राय यहां पर है दोनों पक्षों से, मतलब संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, बताएं आप लोग यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, है ना, जैसे लोकगीत भी हो गए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है अनुकरण करना। क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो वह क्या है, वह अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखना शुरू करता है ना, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि, देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? विकल्प डी के साथ जाएगा। और आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ते हो थोड़ा उसे समझते हुए पढ़ा करो, तो आपका आधा डाउट तो वहीं पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो हमारी पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ये भाषा सीखने में एक साधन होती हैं। ठीक है, राइट आंसर विकल्प बी होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह एक साधन है ना, साधन है ना। अभ्यास पर रखी होनी चाहिए? नहीं, अभ्यास अकेला से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, विकल्प बी ही यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आप देखिए, यहां पर आ गया है गद्यांश। जैसा कि आपको मालूम होगा, हिंदी में गद्यांश भी आता है और पद्यांश भी आता है, लेकिन यह बहुत इजी होता है। आपको इसको पढ़ना होता है और आंसर देना होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे। कहा गया है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो उस गद्यांश का जब पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा प्रे और श्रेय की यहाँ पर बात की गई है, मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम खालिस्तान हैं। तो हमारे पैर क्यों लड़खड़ाते हैं? देखिए यहाँ पर पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। मतलब ना तो हमें ये पता है किस ओर चलना है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम कह सकते हैं हम लक्ष्यहीन हैं और दिशाहीन दोनों हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। सॉरी, विकल्प डी में लिखा हुआ है लक्ष्यहीन और दिशाहीन, इसलिए हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास है? आपको मालूम होगा, यदि आपने मेरा समास वाला वीडियो देखा होगा, जब प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे नवग्रह है ना। तो यहां पर क्या है, सतसई है ना, तो इस तरह क्या है, ये संख्यावाचक हो गया ना, इसलिए यहां पर द्विगु समास होगा। राइट आंसर विकल्प डी। क्लियर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आप सभी लोग जानते होंगे तत्सम को और तद्भव को, है ना। तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जिनमें जो लिए तो संस्कृत से गए हैं लेकिन वर्ण में परिवर्तन आ गया है, उन्हें कहा गया है तद्भव। ठीक है, तो यहां पर जो पूंजी है क्या है, तद्भव है, बाकी तीनों क्या है, तत्सम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार
विश्व में सुख, समृद्धि और शांति खालिस्तान द्वारा स्थापित हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें, सुख और शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आत्मवाद का। मतलब बहुत इजी होता है यार। तो अहिंसा और आत्मवाद कहाँ पर है? विकल्प डी में है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से क्या अभिप्राय है? तो सांसारिक सुख साधनों से। जब गद्यांश को आप पढ़ के देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इसको देखते ही आंसर दे पाओगे। ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो मनुष्य की अपनी दुर्बलता। ये आंसर आपको मन से नहीं करना है, गद्यांश में जो कहा गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रम साध्य का अर्थ होता है जो सहज में या बना परिश्रम ना सध सके। मतलब जिसके लिए परिश्रम की आवश्यकता हो, कहने का मतलब ये है ना। तो राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी होगा। अब देखिए गद्यांश कर लिया है, अब आ गया है पद्यांश। पद्यांश बहुत प्यारा है और बहुत छोटा सा है, आप इसको देखते ही आंसर देख पाओगे, कर पाओगे। तो चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लय में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो आप लोग कहोगे ऐसा क्यों पढ़ रहे हो। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झटपटाता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। मतलब भूख से लड़ने के लिए जब कोई खड़ा हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। यहाँ पर जानवरों के साथ इंसान की बात भी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपरोक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? तो भैया भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिल रही है। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर बकरी की बात की गई, सर्प की बात की गई, हर कोई क्या है, संघर्ष कर रहा है भूख के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से झटपटेबाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आ रहा है? क्यों आ रहा है सौंदर्य? क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाज और सांप। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? तो देखिए संघर्ष की मुद्रा में दिखाया हुआ है। चाहे बकरी हो, चाहे सर्प हो, चाहे चीता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति, हर कोई संघर्ष कर रहा है। अगला देखिए, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो देखिए भूख और संघर्ष की बात की गई है, सीधा है वो तो भूख और संघर्ष यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए गद्यांश और पद्यांश बहुत इजी आते होते हैं, है ना। आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। दी गई विभक्ति हे, अरे, ओ, आपने कारक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, हे राम, है ना। तो ये क्या है, संबोधन कारक होते हैं। जब किसी को संबोधन करना होता है तब इनका यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए वर्षा के पर्यायवाची आपको मालूम हो गए, बरसात होता है, वृष्टि होता है, बारिश होता है और पावस भी वर्षा का पर्यायवाची होता है। जो प्रस्तर होता है यह पत्थर का पर्यायवाची होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा ना हुआ हो, पूरा भरा ना हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो पूरा भरा हुआ ना हो तो देखिए उसे कहा जाएगा अपूर्ण, है ना। मतलब जो पूर्ण रूप से भरा नहीं है उसे हम अपूर्ण कहेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर हमने देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम सीधा मैथ के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ इन 30 प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। योग का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान है तो कुछ नहीं है, एलसीएम तो 826 ही आ जाएगा। ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, 7 और 7 14 का 4, कैरी 1 आ जाएगा। 4 और 7 11 और 1 12, कैरी 1, 1 और 3 4 और 1 5। 524 बटे 826, 524 बटे 826 देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है 524 बटे 826, लेकिन पीवीएस का आंसर विकल्प डी माना था, जिसमें इस पर बाद में आपत्ति लगाई गई थी और ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। हमारा राइट आंसर कितना है ना, राइट आंसर हमारा वही आना है ना, 524 बटे 826। ठीक, चलिए अगला देखिए, एक शर्ट की कीमत $30 थी, उसके बाद घटाकर इसे $15 कर दिया गया, शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए इसको तो आप देखते ही साथ ही आंसर देख सकते हो, $30 कोई चीज $15 में दे दी, मतलब कीमत आधी कर दी भाई। 30 रुपए की चीज 15 रुपए में, मतलब क्या है, 50% का डिस्काउंट मिल गया, सीधा तो आंसर है ना। तो 50% की कमी कर दी गई, राइट आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया, कितने पन्ने बचे थे। भैया 24 पेज थे, ठीक है, 25% काम पूरा कर लिया, तो 25% कितना होगा, 25 बटे 100, ऐसे निकालोगे 25%, तो 25 चौके 100 और 4 6 24, मतलब उसने 24 में से 6 पेज तो लिख लिए। भैया बचे कितने, 24 में से 6 पेज लिख लिए, बचे उसके पास 18 पेज, जो हमें दिया है विकल्प सी में, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चाहे आपकी मैथ कमजोर हो तो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल मैं बेसिक के साथ बता रहा हूं, और जो आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ट्रिक की आवश्यकता होगी विभाज्यता वाले में, वहां पर ट्रिक के साथ देखते ही आंसर आप करोगे। आप वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। हमने मान लिया एक संख्या x है जिसका 12.5% 64 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, x लिखा, यहां पर दशमलव है तो सबसे पहले दशमलव को खत्म करो आप, तो नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव खत्म हो गया। अब परसेंट का साइन हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, बराबर 64। अब यहां पर देखिए 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 जीरो, 5 से फिर काटो, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 गुणित 8, दोनों का गुणा होगा ना, 64 का 8 में, तो 64 का गुणा 8 में होगा तो मिलेगा आपको 512। राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर। मैथ ऐसा विषय है, प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। आप देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण हुए, कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए। देखिए परीक्षा में क्या है, 92% क्या है, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। अब आप लोग बताओ, जब 92% उत्तीर्ण हो गए तो 8% क्या है, 8% होंगे अनुत्तीर्ण, ठीक है। ये तो आप लगा सकते हो, उतना लॉजिक तो सीधा है। और यहां पर कहा गया है 46 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब यहां पर परसेंट में कहा जाए तो 8% और संख्या में 46, मतलब हम कह सकते हैं 8% बराबर कितना है, 46 है। और हमें चाहिए कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, मतलब हमें चाहिए 100% है। तो बताइए आप लोग, 8% की वैल्यू 46 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 46 को बटे 8 गुणे 100, ये होगी वैल्यू 100% की। बस अब कुछ नहीं करना, आप काट दो। कैसे काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 25 100, 2 से 46 को काट दो 23 बार, बस 23 गुणे 25 कर दो आप, कितना होगा, 23 पंचे कितना होगा, 115 का 5 आया 11, 23 दूनी 46 और 11, 46 और 11 होगा 57,
मतलब 575 आपका आंसर आना चाहिए, जो विकल्प है सी में दिया है। कितना आसान सवाल है ना, प्रैक्टिस करिए आप, है ना। आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूं, तो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। जब आप अपने मन से करोगे तो फिर देखिए आप, कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है। बताइए आप लोग, 90 रुपये से 10% अधिक कौन सी राशि है। कुछ लोग यहां पर 9 देंगे, तो देखिए 10% नहीं पूछा, वह राशि बताइए, कुल राशि। तो देखिए एक तरीका तो एक ये है कि आप 90 का 10% निकाल लो और तो 9 हो जाएगा, आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 90 है और चाहिए कितना है, 10% अधिक, तो 100 तो कोई अपने आप में राशि होती है, तो कितना हो जाएगा, 110% निकाल दीजिए, है ना। तो बस 0 से 0 काट दो, 99 हो जाएगा। ये भी तरीका है। मतलब एक क्वेश्चन आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसी आपकी प्रैक्टिस हो वैसे ही, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसे उतना ही शॉर्ट में कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी इन प्रश्नों में। अगला देखिए, यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप लोग, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं ना, तो चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आता है, ये आप लोग हमें बताइएगा कमेंट में। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रतिशत के रूप में अनुपात 3:5 को क्या होगा। तो देखिए 3:5, इसको हमें चेंज करना है परसेंट में, तो सीधा लॉजिक है भाई, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, इसमें 100 का गुणा कर दो तो भैया ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 0 20 या कितना हो गया, 60% हो गया भैया, लो चेंज हो गया। राइट आंसर क्या है, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए ए भी देखिए कितना इजी है। 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसको आपको क्या है, परसेंट में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, देखिए बहुत इजी है। कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो आप क्या करोगे, इसके दशमलव खत्म करोगे, तो 375 हो जाएगा यहां पर। और चूंकि 3 अंक थे तो यहां पर हमने 3 जीरो लगा दिए, दशमलव खत्म हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है परसेंट में, तो इसमें क्या है, 100 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 375/10, तो क्या 10 का भाग लगेगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 37.5%। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। बेशक सभी को आता होगा, आप टीचर बनने वाले हैं। वह संख्या चुनें जो 2 और 7 से विभाज्य हो। बताइए आप लोग, वह कौन सी संख्या है जो 2 से और 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए आपको मालूम होगा 2 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो। जैसे यहां पर आप देखें, क्या देखें कि यहां पर जो विकल्प बी में लिखा हुआ है, ये लास्ट में 1 है। एक कैसी विषम संख्या, मतलब इसमें तो भैया भाग 2 से नहीं जाएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता विकल्प, है ना। अब बाकी आप देखिए 7 से आप सीधा भाग दे के देख सकते हैं, और संख्या भी छोटी छोटी है। पहली संख्या हम देख लो आप, 7 सतैया 49, 0 7 सतैया 49, 4 7 6 42। लो पहली संख्या सही है, 2 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी जा रहा है ना। अगला देखिए, वह संख्या चुनें जो 11 से और 5 से विभाज्य हो। तो देखिए 5 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, वही संख्या 5 से विभाज्य हो सकती है। जैसे यहां पर हम बताएं आपको, जैसे यहां पर ये संख्या है विकल्प सी में 2, तो भैया इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। आप विभाज्यता वाले नियम पढ़ोगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी, है ना। मतलब विकल्प सी तो आपको हो नहीं सकता। अब आपको देखना है 11 का, तो 11 के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पीछे से अंक, अल्टरनेट अंक जोड़ने होते हैं। जैसे मान लो यहां पर 5 और 3 8 और 1 9, और यहां पर जोड़िए
1 और 3 4, दोनों का डिफरेंस कितना रहा है यहाँ पर 5। मतलब ऐसा करना है और जो डिफरेंस आता है या तो 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल में आए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन विकल्प ए में तो क्या है 5 आ रहा है डिफरेंस, मतलब इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा, तो पहली संख्या नहीं हो सकती। ऐसे ही आप बी को चेक करना, सी को चेक करना, और यहाँ पर डी में देखिए आप कैसे होगा। देखिए 0 और 0 कितना है, 0 हो जाएगा, 3 हो गया। नीचे जोड़िए 9 और 5, 9 और 5 कितना होगा, तो आपका हो गया 14 और 3 का डिफरेंस कितना है 11, भैया इसमें 11 से भाग चला जाएगा। मतलब जो हमारी विकल्प डी वाली संख्या है 11 से विभाज्य हो जाएगी और 5 से भी होगी। ठीक है, कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए 11 से, आपको भाग दे के नहीं देखना। हो सकता है यहां पर 7 अंक वाली संख्या आ जाए, 10 अंक वाली संख्या आ जाए, आप ट्रैक लगाओ ना, तुरंत आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है, देखिए इसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए 55 से विभाज्य, तो भैया 55 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जो इसको हम तोड़ देंगे 55 को 11 और 5 में, मतलब जो संख्या 11 से और 5 से विभाज्य होगी और 55 से भी विभाज्य होगी। तो 11 का नियम क्या बताया हमने कि पीछे से आप एक अंक छोड़ के जोड़ते जाओ। जैसे मान लो 5 में 1 जुड़ा 6 हो गया, 6 में 3 जुड़ा 9 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ऊपर से देखो 5 में 3 जुड़ा 8 हो गया, 8 में 1 जुड़ा 9 हो गया, 9 और 9 का डिफरेंस कितना है 0 हो गया। मैंने बोला ना या 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए, 11, 22, 33, 44। तो ये संख्या क्या है, विकल्प ए वाली 11 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, तो विकल्प ए राइट आंसर होगा। मतलब क्या है, भाग दे के नहीं देखना बिल्कुल। ओके, अब कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, मैंने बताया था जब भी 3 से बात की जाए और 9 से बात की जाए, ये दोनों ऐसे अंक हैं भाग दे के देखना ही नहीं हमें। तो संख्या के अंकों को जोड़ो और 3 से भाग चला जाए तो 3 से विभाज्य होगी, और 9 से भाग चला जाए तो 9 से विभाज्य होगी। अब यहां पर देखिए 2 और 8 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 9 36, 36 में क्या 9 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। तो भैया ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। हमने क्या भाग दिया, नहीं दिया ना, आंसर आ गया। अब देखिए आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, तो चलिए यहाँ विकल्प बी में देखिए, यहाँ पर इसमें भाग नहीं जाएगा। देखिए ऐसे 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। क्या 22 में 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब जो विकल्प बी में संख्या लिखी है 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना, है ना, ऐसे आंसर निकालते हैं आप। ठीक है, 9 का और 3 का नियम बहुत इजी है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं। इनमें से ऐसी संख्या देखना है जो 10 से विभाज्य हो जाए लेकिन 20 से नहीं। तो ये 20 में क्या होता है, 20 को आप तोड़ दोगे 4 में और 5 में। ठीक है, मतलब जो संख्या 4 से और 5 से विभाज्य होगी वह संख्या 20 से विभाज्य भी होगी। तो देखिए 4 के लिए क्या नियम होता है, 4 के लिए यह नियम होता है, यदि कोई संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या भाग दे के नहीं देखना। जब भी आपको 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देखिए, भाग चला जाए तो संख्या विभाज्य हो जाएगी। अब यहां पर देखिए 90 है, तो 90 में क्या 4 से भाग जाएगा ना, देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 नहीं जा रहा है, 4 से पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 5 से चला जाएगा। और इसमें क्या है 10 से चला जाएगा भाग क्या, हाँ। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में संख्या लिखी हुई है इसमें 10 से भाग जा रहा है लेकिन 20 से भाग नहीं जाएगा, और यही हमें संख्या चाहिए थी। तो राइट आंसर यहां पर विकल्प ए होगा। ठीक है ना, अभी आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा। विभाज्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, यदि आप वैसे भाग देने बैठ जाओगे तो क्या है आपका पूरा टाइम वहीं निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, तो देखिए तो 4 अंकों की संख्या है, आप आसानी से देख लेना, है ना।
कोई बड़ा वो लॉजिक नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। मैंने क्या बताया आपको, 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो 4 के लिए नियम बताया मैंने कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग चला जाए 4 से तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहां पर देखिए अंतिम 2 अंक 40 हैं, 4 से भाग जाएगा ना, बिल्कुल 4 धाम 40, तो इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन हमें चाहिए जिसमें भाग ना जाए। यहां पर देखिए 65, 65 में क्या 4 से भाग जाएगा पूरी बार? नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 16 बार जाएगा, 16 चौके 64, लेकिन एक बचेगा शेष फल। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प बी में संख्या दी हुई है इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन जब इसमें 5 से भाग दोगे आप तो चला जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5। जब कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है तो उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। बता चुका हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन, छोटी संख्या है ऊपर की तो आप क्या करो, उसमें 1 0 लगा दो, नहीं आए तो 2 0 लगा दो, है ना। तो आप लोग क्या करना, सब में क्या है 2 0 लगाना और भाग दे के देखना, ठीक है। और अनुमानित जो भागफल आता है वो लिखना है और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए वहां बड़ी भिन्न था और यहां पर छोटी भिन्न है, तो इसको मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है, आपका डाउट क्लियर होगा। सबसे छोटी भिन्न चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 13 में 15 से भाग नहीं जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, 0 0 लगा लो पीछे सबके, ठीक है। और शायद इसका विकल्प डी नहीं था, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है तो इसका विकल्प डी टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 0 लगा लिए सबके पीछे, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है तो भाग देने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए 130 में भाग जाएगा 15 से, तो 15 अट्ठे 120, 8 बार जाएगा और कुछ शेष फल भी यहां पर बचेगा। यहां पर देखिए 290 में भाग जाएगा 41 से, तो 4 7 28, मतलब 7 बार जाएगा इसमें भाग, है ना, 8 बार नहीं जा, 4 7 28, 280, 287, हाँ 7 बार जाएगा और थोड़ा सा बचेगा भी शेष फल। यहां पर देखिए 50 में 6 से भाग दीजिए, 6 8 48, 8 बार जाएगा और कुछ शेष भी बचेगा। तो यहां पर देखिए जिसका भागफल सबसे कम आया है वह सबसे बड़ी छोटी भिन्न होगी। क्या है, जिसका भागफल सबसे कम आया है वह सबसे छोटी भिन्न है, और जिसका भागफल सबसे बड़ा आए वह सबसे बड़ी भिन्न। तो हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो सबसे छोटा भागफल किसका आया है, 29/41, जो हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, ये अपना राइट आंसर होगा। मतलब बहुत आसानी से आप इसमें कर पाओगे। ठीक, अगला देखिए, एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज है, आधार के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखिए षटभुज क्या होता है, इस तरह से होता है, और नियमित षटभुज मतलब क्या है, सभी भुजाएं इसकी बराबर, ये षटभुज हो गया, है ना। कुल लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर, 6 भुजाएं हैं, तो एक की लंबाई कितनी होगी, तो 150 में 6 से भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 25, मतलब प्रत्येक भुजा 25-25 सेंटीमीटर की होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिए, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, बताएं आप लोग, नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। मैं यहां पर आपको डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये हमारा हम घनाभ हो गया, अब शीर्ष गिनिए आप, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, कितने शीर्ष होते हैं, तो आप कहोगे 8 शीर्ष होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, यहां पर हमारा विकल्प सी होगा। कितने शीर्ष होते हैं, 8 होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसके किनारे कितने होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों से जिस तरह से बताऊंगा वैसे करोगे तो क्या है, देखते ही आंसर आ जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण ABCD का AC
5√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसके लिए दो फार्मूला है, एक तो है ए स्क्वायर, पहला मतलब भुजा का वर्ग कर दो, और जब आपको विकर्ण दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए विकर्ण का वर्ग बटे 2। ये दो फार्मूले हैं। जब आपको वर्ग की भुजा दी जाए तो ए सूत्र लगाओ क्षेत्रफल के लिए, और जब विकर्ण दिया जाए तो दूसरा वाला। तो हम कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला, विकर्ण का वर्ग। तो 5√2 का वर्ग बटे 2। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। √2 का वर्ग कितना होगा, रूट देखिए क्रॉस हो जाएगा ये, है ना। तो √2 का वर्ग होगा 2 बटे 2, 2 से 2 काट दो तो कितना मिला, 25 मिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब वैसे आप क्या करते हो, पहले वर्ग की भुजा निकालते फिर क्षेत्रफल निकालते, है ना। तो आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट यहीं से तो होता है। जिन क्वेश्चन में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप वहां पर जरूर करिए। चलिए अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो ये क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक यहां पर देखिए, यहां पर राम और मोहन है। राम क्या है, राम खेल रहा है और 3 गेंदों को इस प्रकार से रखता है। देखिए राम क्या कर रहा है, 3 गेंदों को ऐसे ऐसे रख रहा है इस तरह से, और मोहन उसके खेल को देखते हुए एक तालिका बना रहा है ना। देखिए राम इस तरह से गेंदों को रखते जा रहा है राम, और मोहन क्या कर रहा है, इस तरह से तालिका बना रहा है उसे देख देख कर। तो देखिए हम कह सकते हैं कि देखो राम तो खेल रहा है, लेकिन मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर मोहन यहाँ पर देख रहा है कि भैया यहाँ पर एक जोड़ा है तो एक जोड़े के लिए 3 गेंदों की आवश्यकता है, यहाँ पर 2 जोड़े हैं तो क्या है, एक जोड़े के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए 6 चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पर 3 जोड़े हैं तो 3 जोड़े के लिए कितने चाहिए, 9 चाहिए। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं राम यहाँ पर खेल खेल रहा है, लेकिन मोहन यहाँ पर क्या है, गणित कर रहा है। देखिए वही तो हमें देखना है, यहाँ पर राम खेल रहा है और मोहन क्या है, गणित कर रहा है ना। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए अगला देखिए, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है ना, खोज विधि आपने नाम सुना होगा, है ना। जो ह्यूरिस्टिक है एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है, खोज करना। विकल्प यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है। तो भैया ये करता है गणित की अमूर्तता को। हमें मालूम है गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, तार्किक और अमूर्त है। मतलब इसे आप सामने आपके उपस्थित नहीं होता है ना, अमूर्त है इसकी प्रकृति, ठीक। अगला देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख चरण क्या है। तो क्या है, देखिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करना, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, सही है। पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, तो ये सभी जो दिए हुए हैं विकल्प, ये सभी क्या हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के ही स्टेप हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। क्लियर है ना। अगला देखिए, दिए गए नीचे दिए गए औपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों करेंगे विश्लेषण, ठीक है ना। मतलब इसको रखेंगे हम फर्स्ट नंबर पर। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे शिक्षण उद्देश्य, देखेंगे भैया हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य को जानना महत्वपूर्ण है। ये रहेगा दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम क्या रखा जाए, मतलब ये रहेगा तीसरे नंबर पर।
और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे रणनीति का चयन कि रणनीति कौन सी बनाई जाए, और सबसे लास्ट में होगा मूल्यांकन, है ना। तो ऐसा आप देख सकते हैं कहाँ पर है, क्या है 1 3 4 2 और 5, इस तरह से आप देख लो। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है, आप देखिए विकल्प सी में दिया हुआ है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड और 5, क्योंकि मूल्यांकन सबसे बाद में होगा, ठीक है ना। राइट आंसर यहां पर विकल्प सी के साथ है जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, शिक्षण सहायता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, सही है। शिक्षण सहायता छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोगी है, सही है। तो यहाँ पर दिए गए सही विकल्प है, राइट आंसर होगा अपना विकल्प डी। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, तो सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि इसमें क्या है इंद्रियां भी हमारी सक्रिय होती हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हमने मैथ के भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं साथियों। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं पर्यावरण पर, है ना। अब हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे। ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अपने घरों के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसमें मच्छर पैदा होता है और उससे हमें मलेरिया होता है। तो हम कह सकते हैं ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताओगे मलेरिया हो जाता है ना। चलिए अगला देखिए, ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो जो हमारी ओजोन परत है यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर समताप मंडल में, ठीक है। राइट आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को। अगला देखिए, उन विषम पोषणजों को क्या कहते हैं जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब यहां पर क्या है, उन जीवों की बात हुई है जो मृत व सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है साथियों डेट्रीटिवोर्स, है ना। विकल्प बी में दिया हुआ है, ये अपने यहां पर राइट आंसर होगा, है ना, डेट्रीटिवोर्स। अगला देखिए, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। देखिए पशु शिकार से क्या है, ऑक्सीजन कम नहीं होती, ना खुदाई से होती, ना पानी की बर्बादी। लेकिन यदि आप वनों की कटाई करेंगे तो इससे क्या है, ऑक्सीजन का जो स्तर है कम होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और आप उन्हीं को काट रहे हो। वन, घास के मैदान और मरुस्थल उदाहरण हैं। देखिए मानव द्वारा निर्मित, भैया मानव ने थोड़ी बनाया मरुस्थल, जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ना कृत्रिम है, बल्कि क्या है बायोम है ना, बायोम के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। तो जो हमारे जंगल होते हैं इनमें क्या है, जो पिरामिड होता है वह सीधा नहीं होता बल्कि उल्टा होता है, और जो घास के मैदान होते हैं, झील होते हैं, तालाब होते हैं, यहाँ पर सीधा होता है। तो यहाँ पर सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है, मतलब उल्टा होता है। तो उल्टा कहां पर होता है, जंगलों में, ठीक है। पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय क्या है, बताएं आप लोग। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा समुदाय होता है साथियों जिसमें पौधे एवं जीव दोनों शामिल होते हैं, और इसे कहा जाता है चरम समुदाय या कहा जाए चरम उत्कर्ष, है ना। राइट आंसर यहां पर विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं, दरवाजे या खिड़कियों में सुंदर वृत्तखंड होते हैं, कहा जाता है। देखिए दरवाजे के ऊपर देखा होगा आपने, इस तरह से जो बने होते हैं ना वृत्तखंड, तो उन्हें कहा जाता है साथियों मेहराब, है ना। मेहराब आप सभी लोग जानते होंगे, देखी होंगी,
जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मेहराबें बनी होती हैं किलों में, है ना। अगला देखिए, गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गोल्डन ईगल के घोंसले को कहा जाता है आयरी। क्या कहा जाता है? आयरी। ये आवास वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? तो देखिए, मतलब क्या है, पत्तियों को आपस में जोड़ता है, मतलब ऐसे ऐसे पत्तियों को जोड़ता जाता है, दो पत्तियों को, और अपना घोंसला तैयार करता है। इसलिए इस पक्षी को कहा गया है दर्जी पक्षी या फिर टेलर बर्ड। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, टेलर। अगला देखिए, अगला क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, एनटेक की बात हुई है ना। एनटेक लास्ट पेपर में भी आया था कि स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। मतलब जो बताना है, जो एनटेक है, इसकी स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी? किसकी जागरूकता के लिए? तो क्या है? लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, इसी के जागरूकता के संबंध में एनटेक की स्थापना की गई थी। और जो लास्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था एनटेक का फुल फॉर्म, मतलब उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बोलता हूं, जो यहां पर क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित जो जानकारी मिलती है आपको, उसको आप जरूर पढ़ा करो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? 1861 में। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी के साथ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है, देखिए इन्हीं में से आपको देखना है, आलस्य और निष्क्रियता नहीं, अस्वस्थकार, अति सक्रिय नहीं, बल्कि स्वच्छता और आरोग्य साथ। यदि आप गंदगी में रहते हैं तो इससे क्या है, मैक्सिमम बीमारी होने की संभावना होती है ना। तो स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? खुले में शौच करेंगे तो क्या है, इससे स्वच्छता बनेगी? नहीं। अस्वच्छ जीवन शैली नहीं। खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करके, बिल्कुल खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना ये बहुत अच्छी पहल है ना। इसलिए क्या है, हर घर अब बनाए हुए जा रहे हैं शौचालय, जिससे खुले में शौच जो हो रही है इस पर रोक लगाई जा सके। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष या एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सुमिलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, सुपरको स्पेन की है। देखिए ध्यान रखिएगा, अपने देश के साथ सही सुमिलित है, मतलब 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है संसा, ये दक्षिण अफ्रीका की है, ये हमारा विकल्प है सी सही है। बाकी जो एजेंसी हैं ये सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ESA अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की है ESA? तो भैया ESA है यूरोप की, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया की क्या है, नासा, है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, नासा नहीं, क्या नाम है उसका, हमारी इंडिया की एजेंसी कौन सी है? इसरो, है ना। इसरो का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, सब देशों की कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इसरो कहाँ की है? इंडिया की है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एरियल फर्स्ट निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह था? तो ये था यूके का, ठीक है, एरियल फर्स्ट यूके का। अगला देखिए, IRS फर्स्ट ए को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो IRS फर्स्ट ए को 1988 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। देखिए तो पढ़ोगे तभी आप पर बनेंगे, समझाने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरल भारत और खालिस्तान के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो जो सरल चला रहा है मिशन ये भारत के और फ्रांस के बीच एक मिशन है ना।
भारत की और फ्रांस के बीच एक मिशन है जो कि उपग्रह से संबंधित है ना, समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो फ्रांस के साथ ये भारत चला रहा है पार्टनरशिप करके। अगला देखिए, 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल का संक्षिप्त नाम पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जो अभी पढ़ा ना हमने, मिशन चल रहा है भारत और फ्रांस के बीच, है ना, 2013 में लॉन्च किया गया था, तो उसका पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अटिलिका, है ना। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2013 में लॉन्च किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच ये चल रहा है समुद्र विज्ञान को लेकर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे इसरो के लद्दू घोड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसरो को लद्दू घोड़े के रूप में जाना जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, है ना, इसी को जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ जाएगा। इसरो का लद्दू घोड़ा किसे कहा गया है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इसरो के PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कितने चरण हैं? तो इसमें भैया 4 चरण हैं। कितने हैं? 4। अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रशासक नियंत्रण किसके पास है? तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसका जो नियंत्रण है वह अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है केवल। तो राइट आंसर होगा विकल्प बी, केवल सेकंड। अगला देखिए, भूतुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? तो भैया इसने भरी थी पहली उड़ान 2001 में। राइट आंसर विकल्प बी होगा। अगला देखिए, भूतुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। एक कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ये सफल रहा था पहला प्रक्षेपण। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला देखिए, बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई बच्चा कोई भी अभिव्यक्ति अपनी मतलब किसी क्रिएटिविटी को दिखाता है, नवाचार को दिखाता है, तो उसे कहा जाता है क्रिएटिव। क्या कहा जाता है? क्रिएटिव कहा जाता है, रचनात्मक। अगला देखिए, शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठ की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच खाली स्थान का पोषण करना है। तो किसका पोषण करना है? अभिव्यक्ति का, रचनात्मकता का, कल्पना का, शारीरिक शक्ति का नहीं, इन तीनों का करना है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ दिया हुआ है? विकल्प डी में, 1, 2 और 3 केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया है और वह सभी चीजें जो वह उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है। यह अधिगम का कौन सा तरीका है? तो इसी का नाम है अवलोकन विधि। मतलब इसमें क्या है? प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन करके देखा जाता है ना, और ये सबसे अच्छी होती है। अगला देखिए, कहा गया है मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं जो वे बोलना नहीं चाहते। इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? जैसे कि गति एवं नृत्य, है ना। ये राइट आंसर होगा विकल्प डी। तो साथियों, यहाँ पर हमने EVS के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलिए हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करते हैं। बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या फिर मित्र? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 4 में से देखें हम तो सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता, है ना। माता पिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इन 4 की में। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है?
तो भैया उसे कहा जाता है डिम्ब अवस्था या ओवम स्टेज। ठीक है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है डिम्ब अवस्था। चलिए अगला देखिए, चलना सीखना क्या है। यदि आप चलना सीख रहे हैं तो ये क्या है, एक क्रियात्मक विकास है ना, लक्षण थोड़ी है ना, शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। यदि आप चलना सीख रहा है कोई तो एक क्रियात्मक विकास होगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता? परिवार की गरीबी भैया करता है ना। कक्षा में नींद आना, भैया कक्षा में नींद आना इसका मानसिक स्वास्थ्य से नहीं है ना, प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन स्नेह की कमी रहेगी ये बच्चे को तो क्या है, बच्चा मानसिक रूप से मतलब अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है मम्मी पापा के बीच में, परिवार में बहुत गरीबी है, तो ऐसे में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पर उसके असर पड़ेगा। लेकिन कक्षा में नींद आना इससे नहीं। विकास का क्या अर्थ है? तो भैया ये तो डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। विकास का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जब भी व्यवहार परिवर्तन आता है मतलब वहां पर विकास हो रहा है। कौन सा मानसिक विकार नहीं है? तो देखिए मिर्गी तो मानसिक विकार है, गठिया नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार के अम्ल के जमाव की वजह से होता है गठिया। तंत्रिका रोग तो मनोविकृति, ये सभी क्या है, मानसिक विकार हैं। ठीक है, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। तो देखिए आनुवांशिकता कारक, ये तो भैया मानसिक बीमारी में शामिल होंगे, है ना। बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन और बात ज्वर, है ना। तो जो बात ज्वर है ये मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। बचपन का अनुभव भी यहां पर हो सकता है मेरे हिसाब से, तो है ना, क्योंकि बचपन का अनुभव क्या है, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं होगा, है ना। इसको हम देख लेंगे अगले क्लास में, आपको बता देंगे। पी भी इसका आंसर बल्कि विकल्प डी ही माना है, बात ज्वर। एक वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक वर्ष के जो स्वस्थ बच्चे का वजन होता है वह है जन्म के समय जो वजन होता है उसका 3 गुना होना चाहिए। मान लो जन्म के समय बच्चे का वजन था 3 किलो, तो 1 साल बाद लगभग 9 किलो होना चाहिए वजन। ठीक, स्वस्थ बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। शेष अवस्था में रक्तचाप क्या होता है? तो देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, स्टार्टिंग के दिनों में क्या उसका जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या है, बहुत कम होता है ना। तो कम होता है, बहुत कम भी नहीं बोल सकते, है ना, कम होता है ये बोल रहा है आपको। कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? तो वह होता है हकलाना। हकलाना में क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है गले की। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, भौगोलिक है, आर्थिक है, वातावरण है, वंशानुक्रम। देखिए मुख्यतः क्या है, वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है भैया, अनुबंध का सिद्धांत है, तो भाषा विकास का सिद्धांत है अनुकरण का। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, तो भैया अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये कोई भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सभी को मालूम होगा, ये दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत? गार्डनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो शिक्षण अधिगम की जो सूचना है, सूचना प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो शिक्षक से और सहपाठियों से हमेशा तर्क वितर्क कर रहा है, तो भैया वो बच्चा समस्यात्मक बालक नहीं होगा, ना औसत, बल्कि वह बालक क्या है, जिज्ञासु है ना। तो जिज्ञासु कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक है ना, प्रतिभाशाली बालक है, वही करते हैं तर्क वितर्क।
मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो जो मेघ है चित्र परीक्षण होता है यह पर्सनालिटी या कहा जाए व्यक्तित्व मापन में यूज होता है। राइट आंसर विकल्प सी के साथ जाएगा। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण जिसे टीएटी के नाम से आप जानते हैं, यह व्यक्तित्व को मापने की कैसी विधि है? तो आपको पता होगा यह एक प्रक्षेपीय तकनीक है ना। अगला देखिए, अधिगम एक क्रिया है, कैसी है? धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक या फिर राजनीतिक। तो देखो राजनीतिक नहीं ना शारीरिक है, बल्कि ये कैसी है? सामाजिक होगी यहाँ पर, है ना। इन चारों में से देखिए क्या होगा राइट, तो सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? केवल अधिगम शैली, भैया अधिगम शैली तो करती है। केवल प्रेरणा, केवल रवैया, तो वह सभी करते हैं। तो अधिगम शैली भी करती है, दृष्टिकोण, प्रेरणा, ये सभी करते हैं हमारे अधिगम को प्रभावित। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू शिक्षक तो होता है, शिक्षार्थी होता है, और विषय सामग्री होती है, और माता पिता। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट बनेगा कि क्या होगा सही आंसर। तो मैंने बोला है चारों ऑप्शन देखिए, और उसमें से देखिए सबसे बेस्ट क्या होगा। देखिए शिक्षक जरूरी है, शिक्षार्थी जरूरी है, और क्या है? विषय सामग्री भी तो होगी, तभी तो शिक्षण कार्य होगा, नहीं तो कार्य कैसा होगा? तो बचा कौन? माता पिता, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है माता पिता। शिक्षण छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, बिल्कुल। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही। दोनों सही है शिक्षण के बारे में। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो जो दिया है विकल्प सी में, यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण होना चाहिए नैदानिक या फिर औपचारात्मक? तो देखिए नैदानिक और औपचारात्मक मतलब क्या है? हमें बच्चे की कमियों का पता भी करना है और उन्हें दूर भी करना है, दोनों करना होता है। तो हम कह सकते हैं नैदानिक भी होना चाहिए और फिर औपचारात्मक भी होना चाहिए। पहले होगा नैदानिक, बाद में होगा औपचारात्मक। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों, जो दिया है विकल्प सी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया? तो कितनी दिया है? 7 दिया है ना। थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया है, कितनी योग्यताओं का? 7 का। राइट आंसर विकल्प सी होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखिए साथियों मेरे पास टाइम कम रहता है, फिर भी जितना टाइम मिल पाता है तो मैं बहुत जल्दी में आपको वीडियो बनाकर दे देता हूं। ठीक है। पहले की बात अलग थी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। एक बच्चे को का सीखना शुरू होता है, बच्चा का सीखना शुरू कहां से होता है? विद्यालय से, समाज से, परिवार से या पड़ोस से? भैया शुरुआत तो परिवार से होगी इन 4 में से, है ना। पहले बच्चा परिवार से सीखना ही शुरू करेगा, है ना, बाद में पड़ोस में जाएगा। मुख्यतः पहली बात तो परिवार है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। शिक्षण क्या है? एक कला है, विज्ञान है। आपको मालूम होगा जो शिक्षण है वह कला भी और विज्ञान भी है, दोनों हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। देखिए साथियों इसलिए मुझे लगता है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। जितना लेकिन टाइम निकाल पाता हूं उतना मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में खालिस्तान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो अधिगम होता है यह शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जो गतिविधियां होती हैं उन्हें वांछित। ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमने बाल विकास के भी 30 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं।
यहाँ पर हमने ओवरऑल 120 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, है ना। और हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में मेरे द्वारा कोई गलत आंसर दे दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे उसका क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की है सही प्रश्नों का जवाब देने की। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।